स्टूडेंट्स, कल हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना चैप्टर शुरू किए हुए थे और इसमें अपने पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इसके डिस्कवरी कैसे की गई, इसके बारे में पता कैसे लगाया गया, इसके सोर्सेस क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हमने देखा था। और अलग अलग इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का क्या क्या मत है कि किस तरीके से ये सभ्यता आई है, क्या यहाँ से खुद की है, भारत की है, स्वदेशी है, या फिर मेसोपोटामिया से आई है। इस पे अलग अलग इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं, उसको हमने कल अपना क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को और एक एक करके डीप में जाएंगे। और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो हमने कल ऑलरेडी कवर कर ली हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को। सबसे पहले हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखेंगे। नॉमेनक्लेचर भी हमने कल देख लिया था। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हम देखेंगे कि किस तरीके से इस समय ये यहाँ के लोगों का विस्तार था। तो एक चीज तो आपको याद होगी कि कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इसका एक्सपेंशन 3 कंट्रीज में हमको देखने को मिलता है। इसका एक्सपेंशन 3 कंट्रीज में हमको देखने को मिलता है। कौन कौन सी कंट्री हैं? एक तो आपकी इंडिया ही हो गई, दूसरी कौन सी है? पाकिस्तान, और तीसरी कौन सी है? अफगानिस्तान। ठीक है, 3 कंट्रीज में इसका एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हमको देखने को मिल जाता है। अब ज्यादा कहां तर है? तो मैक्सिमम इसका जो परसेंटेज है शुरुआत में जो मिले और अभी तक ओवरऑल भी देखें तो पाकिस्तान में है। लेकिन इंडिया में भी कई स्थानों पर अभी भी उत्खनन के कार्य होते रहते हैं। तो आज की डेट में देखें तो ये डिफरेंस काफी कम हो गया है। स्टार्टिंग में डिफरेंस बहुत अधिक था, लेकिन आज की डेट में ये डिफरेंस बहुत ही कम हो गया है। अफगानिस्तान में बहुत ही लिमिटेड एरिया है जहां पर ये मिला हुआ है। तो इनका जो रीजन था वो ये वाला एरिया पूरा था। ठीक है, जो आप कह सकते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कश्मीर वाले के थोड़ा सा नीचे का एरिया हो गया, उन सब स्थानों पर ये मिलते थे। ठीक है, लेकिन अगर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा था, ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा, वेस्ट और साउथ कौन सा, मतलब उत्तरी, सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है। तो ये तो आप डायरेक्शन वाइज जानते हैं कि ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है, वेस्ट है, ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे में क्या होता है, साउथ। ठीक है, तो इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था वो टोटल 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में फैला हुआ था। 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ था। लेकिन इसका जो एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्ट मोस्ट पॉइंट जो थे वो क्या थे? नॉर्थ में एक जगह है मांडा। ये मांडा नाम से एक जगह यूपी में भी मिलती है, इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में, लेकिन उसको मत समझिएगा। ये मांडा है कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर जो है उसके बैंक पे है ये। ठीक है, उसके तट पे है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी जो खोज करने वाले थे, मांडा डिस्ट्रिक्ट की जो खोज करने वाले थे, इसके बारे में पता लगाने वाले थे, वो कौन थे? जगपत जोशी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मांडा के विषय में किसने पता लगाया था, उसका खोज किसने किया था? तो जगपत जोशी ने किया था। कहां पर लोकेटेड है, सिचुएटेड कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में, JNK में है। और क्या है खास बात इसकी? ये मांडा जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से ईस्ट में जब हम आते हैं तो ये ईस्ट में मेरठ जिले में, यूपी के मेरठ में आलमगीर एक जगह है जहां पर इसका सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट पाया जाता है। पूर्व पूर्व की दिशा में सबसे
एकदम किनारे में जो है, सबसे एकदम पूर्व में जो स्ट्रीट इसका लोकेशन है वो है आलमगीर। और ये हिंडन रिवर के बैंक पर है। कहाँ है? हिंडन रिवर के बैंक पर है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? इसकी खोज करने वाले थे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करने वाले थे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसका जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किस डिस्ट्रिक्ट में? दैमाबाद जगह है, जो कि एक रिवर, जो उसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, प्रवरा रिवर है। प्रवरा रिवर के बैंक पर ये स्थित है। कौन सा? दैमाबाद। और दैमाबाद क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और इसी तरह से वेस्ट में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सुतका गेंडोर नामक स्थान है, जिसकी खोज 1927 में सर मार्क ऑनस्टाइल ने की थी। ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ कौन कौन से हैं, तो साउथ में क्या था? आलमगीर था? नहीं, दैमाबाद था। ठीक है। किस जगह पे? महाराष्ट्र में। और किस रिवर के? प्रवरा रिवर के। ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ में कौन सा था? मांडा। कहां पर लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। वेस्ट में आलमगीर। कहां पर? मेरठ, यूपी। और हिंडन रिवर के तट पर। ईस्ट में, ये वेस्ट नहीं होगा, ये ईस्ट का हो गया। वेस्ट में कहां पर होगा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के सुतका गेंडोर में है। ठीक है। और ये ईस्ट का हमारा यूपी के मेरठ में है। ठीक है। तो ये चार इसके पॉइंट हो जाते हैं जहां पर इसके, जिनके बीच में पूरा ये फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो क्षेत्र थे। मांडा की खोज करने वाले कौन थे? जगपत जोशी। यज्ञदत्त शर्मा कौन थे? आलमगीर। और सुतका गेंडोर के सरमार्क स्टाइल। और दैमाबाद के कौन थे? इसके थे माधवराव। ठीक है। तो इस तरीके से ये चार इसके पीक पॉइंट थे। कई बार ये पूछा जाता है कि अफगानिस्तान का कौन सा एरिया था। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान का कौन सा एरिया था, तो अफगानिस्तान का था मुंडीगाक एंड शातुघई। मुंडीगाक और शातुघई, कई बार ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि इनमें से कौन सा एरिया ऐसा था जो कि कहां पर पाया जाता है? अफगानिस्तान में था। तो मुंडीगाक और शातुघई ये जो थे, ये दोनों कहां पर लोकेटेड थे? ये दोनों लोकेटेड थे अफगानिस्तान में। ठीक है। अफगानिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान के जो थे वो तो अभी हम देखेंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि 1028 टोटल साइट्स मिले हुए हैं, लेकिन क्या आप टोटल 1028 साइट्स को याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, कोई भी नहीं रख सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो टॉप मोस्ट होते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो कुछ प्रायोरिटी वाले हैं, उन्हीं को देखेंगे। तो एक एक करके हम वहां तक पहुंचेंगे, तब उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा, कहां पर इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था। ठीक है। ये हड़प्पा है, जहां पर सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया गया था। सबसे पहले कहां पर लोकेटेड है? ये पाकिस्तान में है। इसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो है, ये भी कहां पर है? पाकिस्तान में है। खास बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा एरिया यही है अभी तक मिला हुआ। धौलावीरा और लोथल, ये देखिए इंडिया के मैप में आ गया। कौन सा एरिया है? मोदी जी का गुजरात है। ठीक है। मोदी जी का गुजरात है। हालांकि वो यूपी से इलेक्शन लड़े तो यूपी का भी मान सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर ये है। लेकिन इसके अलावा बहुत से रीजन और भी रहेंगे जिसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ खास जो प्लेसेस हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे मैप में कई बार अगर आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कह दिया जाए, प्री के पेपर में मैप बना दिया जाए, वहाँ पे डॉट डॉट 1 2 3 लिख दिया जाए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, तो देखिए कौन कौन सी जगह है इंडिया में। देखिए ये आपका एक धौलावीरा मिल रहा है, कालीबंगान मिल रहा है, और बनावली मिल रहा है। बनावली, कालीबंगान और धौलावीरा, ये तीनों आपके कहाँ पर मिल रहे हैं? इंडिया में है। जबकि मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, हड़प्पा, चोलिस्तान, ये सारे कहाँ मिल रहे हैं? ये सारे पाकिस्तान में मिल रहे हैं। ठीक है। ये सारे पाकिस्तान मिल रहे हैं। कभी इसका सीक्वेंस लगाने के लिए नॉर्थ टू
साउथ या ईस्ट टू वेस्ट लगाने की आ जाए तो भी आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में कौन सा है। यहाँ पर देखिए पहले हड़प्पा है, फिर बनावली है, फिर आप फिर आपका बनावली है, उसके बाद में आपका कालीबंगान आ रहा है, फिर आपका चोलिस्तान है, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर धौलावीरा है। तो कभी सीक्वेंस लगाने के लिए भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको भी वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। खास बात देखते हैं, ये वाला देखिए आपको यहाँ पर क्या है, ये जो रीजन है ये पूरा हमारा कौन सा फैला हुआ था, यहाँ पर यहीं पर हमारी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ठीक है, अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का क्या हुआ करता था, इनके समकालीन भी कुछ सभ्यताएं थी। ठीक है, समकालीन मतलब सेम टाइम पीरियड की, सेम टाइम पीरियड की। जैसे ये आपकी मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी, इसको सुमेर के नाम से भी जानते थे। इजिप्ट की थी, इधर में चाइना की भी एक सभ्यता हुआ करती थी। तो इनसे क्या होता था, इनका ट्रेड भी होता था। तो ट्रेड सी रूट से भी होता था और लैंड रूट से भी होता था। ठीक है, तो ट्रेड जो होता था सी रूट और लैंड रूट दोनों से हुआ करता था। ये ऐसे एक मैप है जो यहाँ के प्लेसेस को आप देख सकते हैं किस तरीके से है। इसके बारे में तो खैर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हमको जो फोकस करना है वो हमको टाउनशिप प्लानिंग पे फोकस करना है, वहां पर हम धीरे धीरे पहुंचते हैं। ये वही मैप है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना, मेसोपोटामिया और इजिप्ट, ये सेम टाइम पीरियड की सिविलाइजेशंस थी, सेम टाइम पीरियड की सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए हमको जो फोकस अभी हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं किस पे, टाउनशिप प्लानिंग पे, शिप प्लानिंग पे। ठीक है, टाउनशिप प्लानिंग मतलब यहाँ पर जो भी प्लेसेस आप ये देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगान हो गया, लोथल हो गया, जितने भी प्लेसेस हैं, उस उन प्लेसेस में जो घर बने हुए थे वो कैसे थे, हाउसेस कैसे थे, रोड्स कैसी थी, ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, इन सभी चीजों को हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, टाउनशिप प्लानिंग को हम देखते हैं और जानते हैं, जिनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए एक लिखा हुआ सीटा डेल, सीटा डेल। ठीक है, और ये एक है लोअर टाउन, ये एक वर्ड लिखा हुआ है लोअर टाउन। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है बेक्ड ब्रिक। ठीक, चलिए इतने में हमारा काम हो जाएगा, जो हमको समझना है वो हम यहां से समझ सकते हैं। देखिए इनका जो, अगर आप पूरे सिटी की प्लानिंग को, टाउन की प्लानिंग को देखेंगे तो मान लीजिए जैसे ये है, तो इसको पूरे शहर को ये दो पार्ट में, दो हिस्सों में बांटते थे। कितने हिस्सों में, टू पार्ट्स में डिवाइड करते थे। ये आपका अगर हो गया ईस्ट, तो ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में एक तरीके से शहर बटा रहता था। ठीक है, अब ये जो वेस्ट वाला पार्ट था, यहां पर क्या होता था, यहां पर जो रिच पीपल रहते थे, जो रिच पीपल थे, जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे, जिनके पास पैसे अधिक होते थे, वो यहां पर रहते थे। और जो कॉमन पीपल थे वो क्या होते थे, ईस्ट साइड में रहते थे। वो क्या होते थे, ईस्ट साइड में रहते थे। जो कॉमन पीपल थे, सामान्य लोग थे, वो कहाँ रहते थे, पूर्व की दिशा में रहते थे, ईस्ट में रहते थे। जो रिच पीपल, धनाढ्य वर्ग थे, वो वेस्ट में रहते थे। अब इनके बीच में जो रिच पीपल हैं और जो पुअर हैं या कॉमन पीपल हैं कह लीजिए, उनके बीच में कुछ बैरियर तो, डिफरेंस तो आएगा ही। तो कैसे दिखाते थे उस बैरियर को, ये जो वेस्ट में जो होते थे, घर बने होते थे, वेस्ट में क्या होता था, एक ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाते थे और उसके ऊपर घर वगैरह एक तरीके से बनाए जाते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाइट पर हुआ करते थे। क्या होते थे, ये हाइट पर होते थे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से,
डिफ्रेंशिएट कर लीजिए यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरीके से हाइट पर होते थे, और इसी वाले पोर्शन को नाम दिया जाता था क्या, सीटाडेल। सीटाडेल किसको कहते थे, जहां पर रिच पीपल रहते थे वेस्ट में, ये प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे, हाइट पर होते थे। ठीक है, सोसाइटी में नंबर में अगर देखें, संख्या में अगर देखें, तो रिच पीपल अधिक होते हैं या कॉमन पीपल अधिक होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन पीपल के नंबर ज्यादा होते हैं। तो रिच पीपल अगर नंबर में कम है तो इनका एरिया भी क्या होगा, इनके जो जगह होगी वो क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा? कम होते थे, ये छोटे होते थे। तो वेस्ट साइड जो होते थे वो छोटे बनाए जाते थे, ये छोटे पोर्शन में होते थे, लेकिन कॉमन पीपल नंबर में अधिक थे, तो ये क्या थे, ये बड़े होते थे एरिया वाइज। सीटाडेल एरिया वाइज छोटे थे ईस्ट के कंपैरिजन में, और जो ईस्ट वाला ये सेक्शन होता था इसको निचला नगर या लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, लोअर टाउन या फिर निचला नगर, निचला नगर। ठीक है, इस नाम से इसको जानते थे। ठीक है, सीटाडेल और लोअर टाउन, और इस तरीके से ये दो होते थे। तो सीटाडेल में कौन रहता था, सीटाडेल में रिच पीपल रहते थे, और लोअर टाउन में कौन रहता था, कॉमन पीपल रहते थे। अब रिच पीपल अगर हैं तो उनके पास पैसा है। ठीक है, पैसा है। अब पैसा पैसा है तो पैसा पैसा करेंगे भी, पैसे की सेफ्टी भी चाहिए इनको, तो क्या करेंगे अब उसके लिए, ये क्या करते थे, अपने एरिया को फोर्टिफाइड कर देते थे, इसकी किलेबंदी कर देते थे, किले बंदी कर देते, फोर्टिफाइड कर देते थे, दुर्गीकृत कर देते थे, जिससे क्या है, लोअर टाउन के लोग समझिए यहाँ पर जाके इनके पैसे वैसे ना चुरा लें। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर व्यवस्था होती थी। लोअर टाउन में क्या होता था, लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा वैसा रहता नहीं था, निचला नगर था, नॉर्मल नॉर्मल पीपल थे ये। ठीक है, तो पूरा जो नगर था किस तरीके से था, दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक वेस्ट और एक ईस्ट। वेस्ट वाले पार्ट को क्या नाम देते थे, सीटाडेल, प्लेटफॉर्म पर हाइट पर बने होते थे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर हाइट पर बने होते थे, छोटे होते थे, और यहां पर फोर्टिफाइड इसको कर दिया गया रहता था। ठीक है, ये इसको फोर्टिफाइड कर दिया गया रहता था, रिच पीपल रहते थे। और ईस्ट में जो होता था क्या होता था, ईस्ट में निचला नगर था, ये फोर्टिफाइड नहीं था, ज्यादा पैसा है ही नहीं तो बचाने की कोई जरूरत ही नहीं, सुरक्षा की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल रहते थे, और ये एरिया वाइज क्या थे, बड़े थे। ठीक है, कुछ और खास बातें अब जाते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं सब वही चीजें लिखी हुई हैं। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाउन प्लानिंग, जितनी चीजें मैं समझा रहा हूँ वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, सीटाडेल वगैरह के बारे में किस तरीके से यहाँ पर चीजें थी। हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर बस आप समझने पर फोकस करिए। ये इस तरीके से दो पार्ट में बटे हुए थे। स्ट्रीट्स की बात करते हैं, ड्रेन्स की बात करते हैं, ग्रेनरी वगैरह जो थे यहाँ पर, टाउन हॉल ये थे। अब देखिए यहाँ पर खास बात क्या थी, जैसे आज आप किसी रोड पर जा रहे होते हैं, ठीक है, और वहीं सर क्या निकलती है, एक पतली सी गली निकलती है, और उन गलियों के किनारे क्या होते हैं, घर होते हैं। ऐसा कुछ आप देखते हैं हर जगह आज भी। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसी ही चीजें थी। यहां पर जो रोड्स होते थे वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे। ठीक है, एक तरीके से जैसे आप चेस बोर्ड देखते हैं, चेस बोर्ड में जिस तरीके से व्हाइट और ब्लैक रहते हैं, सेम वैसा ही यहां पर पैटर्न था। ठीक है, रोड थे, रोड से क्या होता था, रोड्स, मेन रोड से लगी हुई इस तरीके से गलियां निकलती थी, जिनके किनारे पर हाउसेस बने होते थे, जिनके किनारे पर हाउसेस बने थे। और ये हाउसेस कैसे थे, ये घर कैसे थे, पुराने जमाने के आप नॉर्मल लोगों को लगता होगा कच्चे ईंटों के थे, लेकिन ये प्रॉपर वेल बेक्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। ठीक है, ये बहुत ही वेल बेक्ड ब्रिक्स के बने थे। खास बात क्या थी, आप पाकिस्तान से लेकर इंडिया, अफगानिस्तान में इतने बड़े रीजन में ये सिविलाइजेशन फैली थी, लेकिन इन ब्रिक्स में
एक यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, फिक्स साइज पाया जाता है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका टेक्निकल एडवांसमेंट कितना था। ठीक है, इनका टेक्निकल एडवांसमेंट कितना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पक्के मकान होते थे, प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स के बनाए जाते थे, इस तरीके से इनके घर बने होते थे। और इन ब्रिक्स की साइज की अगर हम बात करते हैं तो उसको भी हमने यहीं पे एक मेंशन किया हुआ है, एक मिनट आपको दिखाते हैं, मिल जाना चाहिए। एक सेकंड, बस आपको एक सेकंड लगेगा, मुझे यहीं पर होगा वो। देखिए, ब्रिक्स के जो साइज थे इस तरीके से, ये तो आपका क्या है, ये जो मोहनजोदड़ो था उसका आपका साइट है, ये मोहनजोदड़ो। इस तरीके से मोहनजोदड़ो में एक बाथ मिला हुआ है, स्नानागार मिला हुआ है, वो इसका साइज है। ब्रिक का साइज इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं उसको कहीं से देख के कल आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन जो ये ब्रिक्स थे, जो ये ब्रिक्स थे वो बहुत ही यूनिफॉर्म थे, उनकी जो साइज थी वो यूनिफॉर्म थी। इसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो यहाँ का प्लेस था, वहां पर एक रिचुअल बात के लिए, जैसे कभी कोई पूजा वगैरह का आयोजन हुआ, कुछ वर्शिप का काम हुआ, कुछ इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो वहां पर कॉमन बाथ एक था, कॉमन बाथ था, जहां पर सामूहिक स्थान होता था एक तरीके से। और ये जो था स्नानागार, यहाँ पर भी प्रॉपर ड्रेनेज का पैटर्न था। इस स्नानागार के किनारों पर कमरे बने हुए थे जहां पर लोग अपने कपड़े वगैरह बदलते थे। और उसके बाद में यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी जिससे चढ़कर ऊपर वो ऊंचाई पर जाते थे। और इस ये 11.88 इंटू, ये इसी का जो जो स्नानागार यहाँ पर मिला था उसी का ये साइज है। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर ग्रेनरी थी, जो अनाज वगैरह होता था उसको रखने के लिए बनाए जाते थे जगह, जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कई स्थानों पे मिले हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े होते थे, 45 मीटर लॉन्ग होते थे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े बड़े ये होते थे। 45 × 15 की साइज में ये ग्रेनरीज बने होते थे, और ये मीटर में है, तो आप सोचिए कितना इनकी ग्रेनरी होती थी और कितने बड़े बड़े ये बनाए जाते थे। तो इस तरीके से इनके यहाँ जो रहन सहन था, जो इनकी टाउनशिप प्लानिंग थी, वो बहुत ही डेवलप्ड कैटेगरी की थी। साथ में जो इनके घर बने थे, जैसे ये गलियां हैं, गलियों से निकलते हुए घर बने हैं। अब कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसे ये मकान क्या थे, डबल स्टोरी थे, मकान डबल स्टोरी थे, डबल स्टोरी थे। कहीं कहीं पे 7 स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनी मिली हुई हैं हम लोग को, कहीं पर 7 मंजिला मकान भी हमको मिले हुए हैं। ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, और लाइट और एयर, इसके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट था, किसका, विंडो वगैरह का अरेंजमेंट रहता था। ठीक, जिससे कि प्रॉपर लाइट और एयर मिल सके। और ये जो गलियां थी, जब गलियां ये खत्म होती थी, यहाँ पर एंड में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, जिसके बारे में माना जाता है कि इनके मल्टीपल यूज होते थे। एक तो लोगों के बैठ के बातचीत करने के लिए भी होता था, और दूसरा, जैसे आपके यहाँ सब्जी उब्जी वाले लगाते हैं चौराहों पर, वैसे ही यहाँ पर जो सेलिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता था एज अ मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ओरिएंटेशन यहाँ पर था। जो बातें अभी आपको बताई वही सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई है। चेस जैसा था, रोड्स जो थी क्या थी, वो राइट एंगल पर काटती थी, सड़कों से निकलती गलियां थी, गलियों के किनारे हाउसेस थे, और गलियों के किनारे बैठने के लिए चबूतरे वगैरह थे। सड़कें कच्ची थी, लेकिन रिवर वगैरह के किनारे इनकी थी, तो वहां पर जो उसके गाद वगैरह होते थे उसको वहां पर डाल देते थे, जिससे कि वहां पर पानी वगैरह वो सोख ले, इस तरीके से रहे। ठीक है, ज्यादातर मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे, बेग्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। ये सारी बातें हमने कर ली। मकान 2 मंजिला थे, हवा व प्रकाश की व्यवस्था थी खिड़कियों के द्वारा। जो ब्रिक्स का यूज होता था उसमें भी कई कलाकारी थी। कैसे, कुछ कच्ची ब्रिक्स भी थी जो बेक्ड नहीं थी, जो बेक्ड नहीं थी। इनका यूज कहाँ होता था, जैसे सड़कें बनानी होती, रोड बनाना होता था, तो उसमें यूज कर लेते थे। जो सुरक्षा प्राचीर, रक्षा दीवार बनानी है, सेफ्टी के लिए वॉल बनाना है, वहां पर बना लेते थे। चबूतरे बैठने के लिए जो बनाते थे
वहां पर, तो इन स्थानों पर ये कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग नहीं करते थे। कुछ एल शेप की ब्रिक्स होती थी, एल शेप की ब्रिक्स होती थी, जिनका प्रयोग क्या करते थे, ये मकान के बाहरी हिस्से में ये बनाते थे, और जो टॉयलेट वगैरह जो होते थे वहां से फ्लशिंग वगैरह का काम जो बाहर होता था, उस वहां पे जो अरेंजमेंट किए जाते थे ड्रेनेज के, उनके लिए एल शेप के ये ब्रिक्स बनाए जाते थे। ठीक है, कुछ डेकोरेटेड ब्रिक्स थी जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा में देखने को मिला है। कालीबंगान में डेकोरेटेड ब्रिक्स देखने को मिली हैं। क्या मिले हैं? डेकोरेटेड ब्रिक्स हैं। और मकान 2 मंजिला थी, ये सारी बातें तो हो ही गए हैं। एक खास बात समझिए थोड़ा सा, ये जो सिविलाइजेशन थी ये कहां पर थी? ये रिवर्स के किनारे थी, नदियों के किनारे थी। अब अगर रेनफॉल हो रहा है तो क्या होगा? इन रिवर्स में फ्लड की समस्या आएगी। अगर सिविलाइजेशन नदी के किनारे है और फ्लड की समस्या आएगी तो क्या होगा? ये बाढ़ का पानी घरों में घुसेगा। आज भी आप देखते होंगे शहरों में तो बाढ़ का पानी शहर तक आ जाता है, तो उस समय भी ऐसी ही समस्या थी, ऐसा ही होता था, और ये तो वहीं पे बसे ही होते थे। तो पानी के ड्रेनेज के भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जहां से पानी निकल सके। आज तो सरकार कर नहीं पाई है, लेकिन उस समय के लोग होशियार थे। आज भी कई शहरों में आप देखते हैं तो ऐसे ही बहता रहता है सड़कों पे पानी। पहले तो थोड़ा बहुत घरों में भी घुस जाता था। तो अभी क्या होता है, फ्लड की उस समय क्या था, फ्लड के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था थी, तो उसके लिए क्या होते थे, ये जो गलियां थी इनके किनारे घर थे। ठीक है, इनसे जस्ट घरों के बाहर में क्या होती थी, ड्रेनेज के लिए बना दिया जाता था नालियों जैसा। इनसे क्या होता था, जो बाढ़ के पानी आते थे और जो घरों से पानी निकलते थे, वाटर निकलता था, सीवेज वाटर, वो सारा इससे फ्लो करते हुए एक प्रॉपर प्लेस पे चला जाता था। ठीक है, और खास बात क्या थी, इसको ओपन नहीं रखा था इन्होंने, इसको ओपन नहीं रखा था, इसको उन्होंने प्रॉपर क्लोज करके रखा हुआ था, इसको प्रॉपर ढक करके रखे हुए थे। तो इस समय सड़कों के किनारे क्या होती थी, ढकी हुई नालियां हुआ करती थी, जिनका प्रयोग मुख्यतः क्या होता था, बाढ़ वगैरह से बचने के लिए होता था, और जो सीवेज वाटर वगैरह थे, हाउस होल्ड वाटर थे, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी थे जिसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उन एक्सेप्शंस को हमने अलग से आइडेंटिफाई करके कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। सबसे पहले ये कालीबंगान की बात करते हैं। कहां पर है, कैसे है, वो तो हम कल देखेंगे। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगान में जो लोअर टाउन था, जो लोअर टाउन था उसको भी क्या किया गया था, फोर्टिफाइड किया गया था। जनरली हमने क्या बात की थी, जो सीटाडेल वाला एरिया होता था वही फोर्टिफाइड होता था, लेकिन कालीबंगान में क्या था, जो लोअर टाउन था उसको भी क्या कर रखा था, फोर्टिफाइड कर रखा था, उसको भी दुर्गीकृत कर रखा था। तो कभी एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4, यही 4 लिख दे, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली और एक लोथल मान लीजिए लिख दे, और पूछे आपसे कि इसमें से किस में जो लोअर टाउन था उसको भी फोर्टिफाइड किया गया था, तो वो कालीबंगान था। साथ में हर जगह पे बेक्ड क्ले का यूज किया गया है, बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया है, लेकिन कालीबंगान में जो घर बने हैं वो क्या हैं, कच्ची ईंटों के बने हैं। लेकिन खास बात क्या है कि ये ईंटें जो हैं बिल्कुल वेल डेकोरेटेड हैं। ठीक है, अलंकृत ईंटें हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो कालीबंगान में दो मिलते हैं। एक और खास बात है, जैसे मोदी जी जब से आए तब से शौचालय की, टॉयलेट की बड़ी बात कर रहे हैं कि टॉयलेट होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, घर घर में टॉयलेट होना चाहिए। तो उस समय क्या था, उस समय भी लोग क्या थे, खेत में तो नहीं जाते थे, जैसे यहाँ पर भी आप कई जगहों पे अभी भी देखने जाते हैं। अभी आपने पंचायत की सीरीज देखी होगी तो उसमें भी एक एपिसोड में ऐसी कुछ कहानी दिखाई गई थी। ठीक है, तो खेत में उस समय भी नहीं जाते थे। उस समय क्या था, टॉयलेट का एक पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था होती थी जहां पर सब लोग जाते थे। लेकिन दो ऐसी प्लेसेस थे जहां पर घर घर में आपने सबके इंडिविजुअल टॉयलेट थे। कौन कौन से थे वो दो जगह? एक था मोहनजोदड़ो और दूसरा था ये कालीबंगान। कालीबंगान में लोगों के प्राइवेट टॉयलेट हुआ करते थे।
तो कभी पूछा जाए कि किन स्थानों पर, जनरल वे में पूछा जाए कि टॉयलेट कैसे थे, तो जनरल वे में आंसर पब्लिक टॉयलेट रहेगा। लेकिन अगर कहाँ पर दो एक्सेप्शंस अगर पूछ ले जाए तो कालीबंगान और मोहनजोदड़ो में। इसी तरीके से जनरली मकान जो थे डबल स्टोरी के थे, लेकिन बनावली यहाँ के लोग समझ लीजिए थोड़े ज्यादा पैसा वाले हो रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया, अपने मकान 7 स्टोरी तक बनाया, 7 मंजिला तक के मकान भी बना लिए हैं इन्होंने। 7 मंजिला मकान तक भी बना लिए, 7 स्टोरी तक के। धौलावीरा में भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। जनरली जो टाउन प्लानिंग में थी वो ईस्ट और वेस्ट में थी, लेकिन ये धौलावीरा क्या था, नॉर्थ टू साउथ में था। और जैसे हर जगह 2 पार्ट में बटा था, यहां पर क्या था, 3 पार्ट में बटा हुआ था। एक यहां पर मिडिल टाउन भी हुआ करता था। तो ये कुछ यहाँ के एक्सेप्शंस थे, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा था कि कल यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो पहले क्या था, यहाँ पर एक अर्ली हड़प्पन पीरियड था जिसका टाइम पीरियड 13,500 से लेकर 2350 तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेच्योर हड़प्पन का पीरियड आता है, जो इसका टाइम पीरियड 2350 से 1750, 2350 से लेकर 1750 तक माना जाता है। और ये इसका लेटर हड़प्पन पीरियड जब इसका डिक्लाइन हो गया। तो यहां से यहां पर एक इनकी क्या हरती थी, एक तरीके से ग्रामीण सभ्यता ही थी। लेकिन जो मेच्योर की बात हमने की, जितनी भी आपने टाउन प्लानिंग अभी देखी, ये सारी क्वालिटीज आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, ये सारी प्लानिंग तो आपको अर्बन एरियाज में ही तो देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल जो हड़प्पन पीरियड है वो कैसा था, हड़प्पन पीरियड जो था एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन पीरियड एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी ये, तो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी हड़प्पन पीरियड की। उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्लाइन करता है। अब अर्बन कैसे थी, अर्बन होने के लिए मतलब लोगों के पास मनी बहुत अधिक होना चाहिए, पैसा अधिक होना चाहिए। अब पैसा कैसे अधिक होगा, इनका ट्रेड क्या होता, इनकी एग्रीकल्चर क्या था, ये सारी बातें हमको समझनी होंगी। और इन सारी बातों को हम कब समझेंगे, इन सारी बातों को हम कल समझेंगे। साथ में हम क्या देखेंगे, इनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था उसको भी देखेंगे, रिलीजियस लाइफ कैसा था उसको भी देखेंगे, और कुछ जो इनके मेन टाउन्स थे उनके बारे में भी हम जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें तो हम कल करेंगे। और आप लोगों में से